यश कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि प्रिया बेढंगे तरीके से सो रही थी। वो अपना कोट उतारते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसका आधा चेहरा नीचे को झुका हुआ था। वो उसके पास जाकर बैठा और धीरे से उसे गिरने से बचाने के लिए सहारा देने लगा। उसे देखते ही उसे अपने मरहूम चाचा की याद आ गई, जिनका कत्ल हुआ था, और उसका दिल बदले की आग से भर गया। लेकिन खुद को संभालते हुए वो पीछे हट गया और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो देखा प्रिया अब भी वैसे ही बेफिक्र सो रही थी। इस लड़की को सोना भी नहीं आता, वो बड़बड़ाया। उसकी कुर्ती थोड़ी ऊपर सरकी हुई थी, जिससे उसका पेट दिखाई दे रहा था। ये देखकर उसने खुद को संभालते हुए अपने बाल तौलिए से सुखाने शुरू किए। तभी वो थोड़ा करवट में हिली और उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे पर लहराने लगे। ये दृश्य देखकर उसका दिल एक अजीब सी हलचल से भर गया। वो सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूम और मुकम्मल हुस्न था जो किसी का भी दिल डगमगा दे। और वो तो उसका शौहर था। उसने बाल सुखाकर उसके पास आकर उसे सीधा लिटाया ताकि वो गिर न जाए। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह चौंक कर जाग गई। आप आप कौन हैं? वो डरते हुए पीछे हट गई। यश को अपने सिर पर हाथ मारने का मन हुआ। वही हूं जिससे तुम्हारा अभी अभी निकाह हुआ है, तुम्हारा शौहर, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। आप ही हैं? उसने हैरानी से कहा और उस 15 साल बड़े खूबसूरत आदमी को देखती रह गई। जी, मैं ही हूं, वो जवाब देते हुए पलंग के दूसरी तरफ बैठ गया। मैं तो वनी होकर आई हूं, आप मुझ पर जुल्म तो नहीं करेंगे ना? वो अचानक दर्द से बोली। यश चौंक गया। ये सब किसने कहा तुमसे? उसने हैरानी से पूछा। निकाह के वक्त कुछ लड़कियां कह रही थीं कि जो लड़कियां वनी होकर जाती हैं उनके शौहर उन पर जुल्म करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। प्रिया ने सर झुकाकर बोली। और क्या कहा उन्होंने? यश ने पूछा। उन्होंने कहा कि सब बहुत दर्दनाक होता है, वो मासूमियत से बोली। यश ये सब सुनकर अंदर से हिल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी सुनने को मिलेगा। वो तो खुद वनी की रस्म के खिलाफ था, लेकिन गांव की परंपराओं के आगे मजबूर था। इधर आओ मेरे पास, उसने नरमी से कहा। प्रिया झिझकती हुई उसके पास आई। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती थी? उसने पूछा। 8वीं क्लास में, उसने मासूमियत से जवाब दिया। यह सुनकर यश ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे पास बैठो ताकि तुम्हें मुझसे डर ना लगे और मुझे समझने में आसानी हो, उसके लहजे में बेहद नरमी थी। आप मुझ पर जुल्म नहीं करेंगे ना, और ना ही अपना हक जबरदस्ती लेंगे? वो फिर मासूमियत से पूछने लगी। यश ने उसके सर को अपने सीने से लगा लिया। नहीं, मैं अपनी छोटी सी बीवी पर कभी भी जुल्म या जबरदस्ती नहीं करूंगा, उसने मोहब्बत से कहा। सच में? उसने सर उठाकर फिर से पूछा। हाँ, सच में, कहते हुए यश ने उसके माथे पर प्यार से चूम लिया। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं प्रिया। उसने उसका चेहरा पकड़कर उसे सांत्वना दी। अब वो कांपना बंद कर चुकी थी। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, वो उसे अपने बाहों से आजाद करके बोला। प्रिया, ये कपड़े क्यों नहीं बदले? उसने देखा कि वो अब भी शादी के जोड़े में थी। मेरे पास और कपड़े ही नहीं हैं, उसने मासूमियत से कहा। यश अलमारी से अपनी ट्राउजर और शर्ट निकाल लाया और बोला। आज की रात ये पहन लो, कल तुम्हारे सब कपड़े आ जाएंगे। वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। उधर प्रिया बालों की जिप में अटक गई थी। बार बार कोशिश करने के बावजूद जिप नहीं निकल रही थी। प्रिया, तुम ठीक हो ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है? यश ने आवाज दी तो प्रिया बेबसी से लपकती हुई दरवाजे तक आई। ये जिप खोल दो, बाल इसमें अटक गए हैं, उसने कहा। यश ने अपनी बैग उसकी ओर बढ़ाई और प्रिया के जज्बातों में जैसे आग लग गई। शफाफ कमर पर ब्लैक स्ट्रिप्स उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थीं। यश ने बमुश्किल हाथ बढ़ाकर उसके बालों को जिप से निकाल दिया तो जिप खुलकर नीचे गिर गई। प्रिया ने अपनी कुर्ती को मुट्ठी में दबाकर रखा, वरना वो गिर सकती थी। यश का दिल धड़कने लगा था। हो गया है, अब चेंज कर लो, यश ने कहा और बिस्तर की ओर बढ़ गया, जबकि प्रिया चेंज करके कुछ देर बाद बाहर आई। ये लड़की आज मेरा इम्तिहान लेकर ही छोड़ेगी, यश ने उसे अपनी ट्राउजर और शर्ट में देखकर मुस्कुराते हुए बोला। वो सारा हुस्न दिखा रही थी।
उसका मन खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया था, जबकि वह नफ्स का गुलाम नहीं था। प्रिया खामोशी से यश के पास लेट गई तो यश ने भी लाइट बंद कर दी और अपनी आंखों पर बाजू रख लिया। ये रात उसके लिए बहुत मुश्किल थी। वह सुबह जल्दी उठा, फ्रेश होने के लिए बाहर गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि प्रिया गहरी नींद में सो रही थी। वह कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा। उसके चेहरे पर सुकून और मासूमियत थी। फिर वह करीब जाकर नरमी से प्रिया को जगाया। प्रिया, उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसकी आवाज इतनी नर्म थी जैसे किसी बच्चे को जगा रहे हों। प्रिया ने आंखें मसलते हुए उठकर यश को देखा। उसकी उम्र और मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी। वह बिस्तर से उठी और वॉशरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर निकली, लेकिन उसके बाल उलझे हुए थे। उसके कांधे और कमर पर बाल बिखरे हुए थे। प्रिया बेबस नजरों से यश को देखने लगी। ये बाल नहीं सुलझ रहे, क्या करूं? उसने धीमी आवाज में कहा। यश मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया। आओ, मैं ठीक कर देता हूं। प्रिया ने थोड़ा झिझकते हुए कुर्सी पर बैठते हुए यश की तरफ देखा। यश ने पहले तौलियां उठाकर उसके बालों से हल्की नमी को सुखाया। उसके हाथ नरम और माहिर थे। फिर उसने आराम से उसके बालों को सुलझाया। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं प्रिया, लेकिन यह बहुत मेहनत मांगते हैं, उसने हंसते हुए कहा। प्रिया ने सिर झुका लिया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यश ने धीरे धीरे बालों की लट को सुलझाया और फिर उन्हें खूबसूरती से बांध दिया। बस, अब बिल्कुल परफेक्ट हो। यश ने पीछे हटकर प्रिया के चेहरे को देखा। प्रिया ने आईने में खुद को देखा और खुश हो गई। थैंक यू यश, वह मुस्कुराकर बोली। कोई बात नहीं, अब खुद करना सीखना, लेकिन जब तक तुम्हें जरूरत हो मैं मदद कर दूंगा, यश ने नरमी से कहा और उसके चेहरे पर इत्मीनान देखकर वह भी मुस्कुरा दी। दोनों फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकले। प्रिया के चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी। उसके कदम यश के साथ साथ चलने में कांप रहे थे। वह हर कदम पर यश की ओर देखती, जैसे उसकी हिफाजत और विश्वास की उम्मीद कर रही हो। यश ने उसे हल्की सी मुस्कान दी, जो उसके डर को कुछ हद तक कम कर गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे थे। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, बीजन की नजरें प्रिया पर जा ठहरीं। उनकी परेशानी और गुस्से के निशान साफ दिखने लगे। यह क्या तमाशा है यश? इस लड़की को खाने की मेज पर क्यों लेकर आए हो? यश ने प्रिया का हाथ मजबूती से पकड़ा और शांतिपूर्वक खड़ा हो गया। बीजन, ये अब से मेरी बीवी है और जहां मैं हूं यह भी वहीं होगी। ये मेरे बराबर में बैठेगी। यश की आवाज में आत्मविश्वास था। बीजन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मत भूलो यश कि ये लड़की तुम्हारे चाचा के कातिल की बेटी है। पूरे डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें यश और बीजन पर टिकी हुई थीं। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। यश ने गहरी सांस ली और बीजन की तरफ देखा। यह कातिल की बेटी है बीजन, मगर यह खुद कातिल नहीं है। इसके बाप के गुनाहों का हिसाब इससे नहीं लिया जाएगा। यश की आवाज में इतना विश्वास था कि वहां मौजूद हर शख्स हैरान हो गया। बीजन की आंखों में अविश्वास था, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि यश इस तरह से जवाब दे सकता है। पास खड़ी प्रिया घबराई हुई थी। तुम परेशान मत हो प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। यश ने उसकी ओर देखा, लेकिन बहस का माहौल इतना भारी हो चुका था कि प्रिया का खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। वह कांपते हुए खड़ी रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तरफ से नजरें उसे चुभ रही थीं। आओ, ऊपर चलते हैं, यश ने उसकी हालत देखते हुए कहा। बीजन ने गुस्से से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन यश ने बिना किसी की ओर देखे प्रिया का हाथ पकड़ा और चुपचाप उसे अपने कमरे में ले आया। प्रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। यश ने उसे बिस्तर पर बैठाया और कहा, अब यह सब बातें सुनने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी बात मानो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्रिया ने पहली बार यश की आंखों में भरोसे से देखा और धीरे से सिर हिलाया। यश मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूं, फिर साथ में खाएंगे। इतना कहकर वह चला गया। वह प्रिया को नाश्ता करवाकर ऑफिस चला गया। प्रिया कमरे में अकेली थी। सुबह की कड़वी बातों के बाद उसका दिल बहुत भारी हो गया था, लेकिन यश के तसल्ली देने वाले शब्दों ने उसे थोड़ा सुकून दिया था। वह थक कर दोबारा बिस्तर पर लेट गई और कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला।
कुछ देर बाद दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। प्रिया ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला तो सामने एक नौकरानी खड़ी थी। बीबी जी, बीजान ने आपको नीचे बुलाया है। ये सुनकर उसका दिल धड़कने लगा। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। धीरे धीरे वह नीचे आई। उसके कदम भारी थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह लाउंज में पहुंची, बीजान की तीखी नजरें उस पर जा टिकीं। बीजान ने सख्ती से कहा, यश की नरमी से यह मत समझना कि हम तुम्हें अपना लेंगे। अगर चाहती हो कि यहां बर्दाश्त की जाओ तो सारे काम तुम्हें खुद करने होंगे। अगर इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई? प्रिया ने डरते हुए सिर झुका लिया और धीरे से हामी भर दी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बीजान ने इशारा किया, अब जाओ और नौकरानी के साथ हवेली के सारे कपड़े धो दो। ये सुनकर प्रिया को जैसे एक और झटका लगा। उसे इन सब कामों का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और सिर झुकाकर उनके हुक्म का पालन करने चल पड़ी। नौकरानी उसे वॉशिंग एरिया में ले गई, जहां कपड़ों का बहुत बड़ा ढेर पड़ा था। बीबी जी, ये सब कपड़े धोने हैं, किसी की मदद मत लेना वरना बीजान बहुत नाराज होंगी। ये कहकर वह चली गई। प्रिया बेबसी से कपड़ों की तरफ देखती रही। उसने डरते डरते काम शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में वह थक गई। उसके हाथ लाल हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे, मगर फिर भी वह हार माने बिना काम करती रही। हर कपड़ा उसके लिए एक नई मुश्किल था, लेकिन वह सब्र करते हुए कपड़े धोती रही। शाम होने तक वह बुरी तरह थक चुकी थी। जब यश ऑफिस से वापस आया और कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। प्रिया बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा लाल था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह इतनी मासूम लग रही थी कि यश का दिल कांप उठा। वह तेजी से उसके पास आया। प्रिया, क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? प्रिया ने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और आंखें भीगी हुई थीं। वह यश के गले लग गई और रोते हुए बोली, आज भी जान ने मुझसे बहुत सारे कपड़े धुलवाए। मैं बहुत थक गई हूं, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। यश के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने प्रिया को बाहों में लेते हुए कहा, चलो लेटो, मैं तुम्हारी कमर दबाता हूं। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रिया ने शर्माते हुए मना किया। चुपचाप लेट जाओ प्रिया, ये मेरा हुक्म है, यश थोड़े सख्त लहजे में बोला। प्रिया बेबस होकर लेट गई। यश ने बहुत हल्के हाथों से उसकी कमर दबानी शुरू की। उसके हाथ इतने नरमी से हरकत कर रहे थे कि प्रिया को धीरे धीरे आराम मिलने लगा। उसने उसके कंधे, बाजू और शरीर के हर थके हिस्से को इस तरह दबाया कि प्रिया के चेहरे पर सुकून झलकने लगा। आपको यह सब करने की जरूरत नहीं थी, प्रिया शर्म से बोली। तुम मेरी जिम्मेदारी हो प्रिया, तुम्हारा हर दर्द मेरा है और तुम्हारी हर थकावट भी मेरी है, यश ने प्यार से कहा। यह सुनकर प्रिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह धीरे धीरे सो गई। यश ने उसके चेहरे को नरमी से देखा, उसकी पेशानी पर प्यार से बोसा दिया और कंबल ठीक करके कमरे से बाहर निकल गया। अब वह तेज कदमों से बीजान के कमरे की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखों में सख्ती थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वहां दादाजी और बाकी बुजुर्ग बातें कर रहे थे। यश सीधे बीजान की तरफ देखता हुआ बोला, बीजान, आपने प्रिया से पूरे घर के कपड़े क्यों धुलवाए? क्या घर में बाकी नौकर खत्म हो गए हैं? बीजान, जो आराम से बैठी थीं, यश की बात सुनकर चौंक गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। यश, ये किस तरह का लहजा है? क्या अब तुम हमसे इस तरह बात करोगे? जब से वो लड़की इस घर में आई है, तुम्हारा रवैया बदल गया है। भूल गए हो कि हम तुम्हारे बड़े हैं। बीजान, मुझे माफ कीजिए, लेकिन बात मेरी पत्नी की है। वो इस घर में चाहे जैसे भी आई हो, जबरदस्ती या मेरी मर्जी से, बट अब वो मेरी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे नौकरों जैसा समझे या उसके साथ गलत सलूक करे। यश ने अपना गुस्सा पीते हुए बहुत तहजीब से बात की, लेकिन उसके लहजे में साफ सख्ती थी। अगर कोई बात जमीन से करवाई जा सकती है तो उसे जबान से करवाने की जरूरत नहीं। मैं अपनी बीवी की इज्जत और सुकून पर कोई समझौता नहीं करूंगा। यश की यह बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। दादाजान और बाकी बुजुर्ग हैरत से यश को देख रहे थे। बीजान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था,
लेकिन उनके पास यश के जवाब का कोई जवाब नहीं था। यश ने एक नजर सब पर डाली और मजबूत कदमों से कमरे से बाहर निकल गया, पीछे एक भारी खामोशी छोड़ते हुए। रात का समय था। हवेली के डाइनिंग हॉल में दस्तरख्वान लग चुका था। बीजान और घर के बाकी लोग अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे, मगर यश और प्रिया नदारद थे। बीजान ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर एक नौकर को बुलाकर पूछा, यश कहाँ है और वो लड़की खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं आई? नौकर ने अदब से जवाब दिया, बीजान, यश साहब ने कहा है कि वो और बीबी जी अपने कमरे में खाना लेंगे। ये सुनकर बीजान का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, जाकर कहो कि यश फौरन नीचे आए और टेबल पर खाना खाए। हवेली के उसूल इस तरह नहीं बदलते। नौकर सर झुकाकर तेजी से उनके कमरे की ओर गया। कमरे के अंदर यश और प्रिया सुकून से बैठे थे। प्रिया के चेहरे पर शर्म और बेचैनी की हल्की सी छाया थी, जबकि यश उसे मोहब्बत से देख रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर बोला, साहब, बीजान ने कहा है कि आप दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाएं। यश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जाकर बीजान से कह दो कि मैं और प्रिया अपने कमरे में ही खाना लेंगे। ये मेरा फैसला है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नौकर सहमे हुए अंदाज में सर झुकाकर लौट गया और बीजान को यश का पैगाम दिया। बीजान पहले ही गुस्से में थीं, ये सुनते ही और भड़क उठीं। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा। ये लड़की यश को हमसे दूर कर रही है, ये सब उसी का असर है। उनका चेहरा सख्त और आंखें आग बरसा रही थीं। अब उनके दिल में प्रिया के लिए नफरत और गुस्से की आग जल उठी थी। सुबह का वक्त था। यश ऑफिस के लिए निकल चुका था। प्रिया अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी मोबाइल पर कार्टून देख रही थी। वो मोबाइल यश ने ही उसे दिया था ताकि वो हवेली के माहौल से कुछ देर के लिए खुश रह सके। बीजान, जिनका दिल पहले ही यश और प्रिया की नजदीकियों से जल रहा था, कमरे में तूफान की तरह दाखिल हुईं। उन्होंने जब प्रिया को बेफिक्री से मोबाइल देखते देखा तो उनका सब्र टूट गया। उन्होंने झटके से उसके हाथ से मोबाइल छीना और दीवार पर दे मारा। मोबाइल टूटकर चकनाचूर हो गया। प्रिया घबराकर बीजान को देखने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, बीजान ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की शिद्दत से प्रिया का सिर दीवार से जा लगा और वह दर्द से चीख उठी। बीजान, चीखीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे उसूल तोड़ने की? यश को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो? अपनी औकात देखो। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि दीवारें तक हिलने लगीं। प्रिया, जो डर से कांप रही थी, रोती हुई बोली, बीजान, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि बीजान ने फिर एक थप्पड़ मार दिया। फिर उन्होंने नौकरानी को आवाज दी, इसे नीचे लेकर आओ। नौकरानी दौड़ती हुई आई और प्रिया को खींचते हुए नीचे की ओर ले जाने लगी। प्रिया जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। लेकिन किसी ने नहीं सुना। हवेली के बड़े हॉल में सब बुजुर्ग और घर के लोग जमा थे। सबने देखा कैसे नौकरानी प्रिया को घसीटती हुई लाई और बीजान ने फिर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। हर थप्पड़ के साथ बीजान का गुस्सा और बढ़ता गया। प्रिया की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं। एक जोरदार थप्पड़ के बाद उसका होंठ फट गया और खून बहने लगा। मीर शाह ने आगे बढ़कर बीजान को रोकना चाहा, मगर दादाजी ने उसका हाथ थाम लिया और रोक दिया। और फिर दादी ने इतनी जोर से उसे थप्पड़ मारा कि प्रिया लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका नाजुक शरीर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और वह बेहोश हो गई। ठीक उसी वक्त यश हवेली में दाखिल हुआ। वह बस अपनी एक फाइल लेने आया था, लेकिन जैसे ही उसने प्रिया को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा और उसके होंठों से खून रिसता पाया, उसके अंदर एक तूफान उमड़ पड़ा। वह दौड़कर प्रिया के पास आया, उसे अपनी बाहों में उठाया और गुस्से में चीखते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? किसने किया है ये सब? मगर वहां मौजूद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यश ने एक पल भी बर्बाद किए बिना प्रिया को उठाया और हवेली से बाहर निकल गया। उसने प्रिया को गाड़ी में डाला और तुरंत अस्पताल की ओर रवाना हो गया। प्रिया की बेहोशी और उसके चेहरे पर पड़े जख्म यश की आत्मा को अंदर तक झकझोर रहे थे। उसका दिल बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर इस मासूम के साथ ऐसा क्यों किया गया? उसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। प्रिया उसकी गोद में बेहोश पड़ी थी। उसके होंठों से खून बह रहा था और चेहरे पर पड़े थप्पड़ों के निशान साफ दिख रहे थे।
उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, लेकिन यही बेहोशी यश के दिल को बुरी तरह घायल कर रही थी। अस्पताल पहुंचते ही वह उसे इमरजेंसी में लेकर गया। डॉक्टरों ने तुरंत उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और इलाज शुरू कर दिया। यश बेचैनी से बाहर टहल रहा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, आपकी पेशेंट को शायद किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है, इसी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। हमने इन्हें ड्रिप लगा दी है। खुशकिस्मती से अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर कुछ देर के लिए रुका, जैसे कुछ और कहना चाहता हो लेकिन हिचकिचा रहा हो। यश ने जल्दी से पूछा, डॉक्टर साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए, इन पर शारीरिक हिंसा की गई है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी छोटी उम्र की लड़की पर इस तरह का जुल्म करना बेहद शर्मनाक है। आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। ये सुनकर यश की रूह कांप गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। वह खुद को कोसने लगा कि उसने प्रिया को हवेली में अकेला क्यों छोड़ दिया। उसकी मासूमियत, उसका नाजुक शरीर और हवेली के लोगों का बेरहम बर्ताव सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। प्रिया को अब एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। यश उसके पास बैठ गया। उसने उसका हाथ थामा और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। वह उसके चेहरे पर पड़े जख्मों को देख रहा था, जो उसके दर्द और बेबसी की गवाही दे रहे थे। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अब वह प्रिया को कभी हवेली वापस नहीं ले जाएगा। वह अब उसे उन बेरहम लोगों के बीच और नहीं छोड़ेगा। उसने खुद से कहा, मैं इसका रखवाला हूं, इसका साथी हूं और इसकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इससे लापरवाही नहीं कर सकता। उसका दिल यह सोचकर और भी दुखने लगा कि वह अब उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। यश ने प्रिया के चेहरे पर प्यार से हाथ रखा और बोला, मेरी जान, अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ, हमेशा। प्रिया बेहोशी की हालत में थी, लेकिन यश की आवाज में छलकता प्यार और सच्चाई पूरे माहौल को भर चुकी थी। फार्म हाउस की खामोश फिजा में यश प्रिया को लेकर पहुंचा था। गाड़ी से उतरते ही प्रिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये जगह किसी खूबसूरत ख्वाब जैसी लग रही थी। दूर दूर तक फैली हरी भरी जमीन, शांति से भरा माहौल और वो प्यारा सा घर जिसे यश ने खास तौर पर उसके लिए चुना था। लेकिन प्रिया की आंखों में अब भी उदासी थी। उसकी चुप्पी यश को बेचैन कर रही थी। यश ने धीरे से उसे सहारा दिया और फार्म हाउस के अंदर ले गया। उसने प्रिया को आरामदायक सोफे पर बिठाया और प्यार से उसे देखने लगा। प्रिया की आंखों में थकान और दर्द साफ दिख रहा था। उसकी जुबान पर जैसे ताले लग गए थे। प्रिया, ये घर अब हमारा है, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। यहाँ कोई नहीं होगा जो तुम्हें तकलीफ दे सके, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचा सके। हम यहाँ शांति से रहेंगे, उन सबसे दूर जो तुम्हें रुलाते थे। यश ने नरमी से कहा। प्रिया ने उसकी तरफ देखा, मगर कुछ कह नहीं सकी। यश उसकी खामोशी में छिपे दर्द को समझ सकता था। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। वो किचन से खाना लेकर आया और प्लेट प्रिया के सामने रख दी। फिर अपने हाथों से उसे निवाले खिलाने लगा। चलो खाओ, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। आप सच कह रहे हैं? हम वाकई इस घर में रहेंगे? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। यश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ प्रिया, ये घर सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। यहाँ कोई जुल्म करने वाला नहीं होगा। ये घर सिर्फ तुम्हारे सुकून के लिए है। प्रिया की आंखों में मासूम चमक आ गई। वो बच्चों की तरह खुश हो गई और यश के गले लग गई। यश ने उसे हल्के से गले लगाया और बोला, थोड़ा फासला रखकर बात किया करो, वरना फिर खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगी। क्या मतलब? कैसी मुश्किल? प्रिया ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं बर्तन रख के आता हूं। यश ने शरारती नजरों से देखा। वो उसे देखकर बस मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद वो यश के फोन पर कार्टून देखने लगी और यश लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक यश के फोन पर कॉल आने लगी। प्रिया ने फोन उठाकर स्क्रीन देखी। बीजान लिखा था। उसका दिल थोड़ी देर के लिए उलझ गया। आपके फोन पर कॉल आ रही है? उसने धीरे से यश को फोन पकड़ा दिया। यश फोन लेकर कमरे से बाहर चला गया। उसके कदमों की रफ्तार और चेहरे की गंभीरता ने प्रिया को थोड़ा अजीब सा महसूस कराया,
लेकिन वो चुप रही। यश ने बाहर जाकर कॉल उठाई। दूसरी तरफ बीजान का गुस्से से भरा लहजा सुनाई दिया। कहाँ हो यश? 2 दिन से हवेली नहीं आए? यश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीजान, जब तक आप लोग प्रिया को दिल से स्वीकार नहीं करेंगे, मैं हवेली नहीं लौटूंगा। वो अब मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बीजान और भड़क गईं। तुम अपनों को छोड़कर उस लड़की के लिए? बस, यश ने बात काट दी। मैंने फैसला कर लिया है, जब तक आप लोगों के दिल से प्रिया के लिए नफरत खत्म नहीं होती, मैं वापस नहीं आऊंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वापस कमरे में आकर यश ने देखा, प्रिया अभी भी कार्टून देखने में मगन थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। प्रिया, अब बहुत कार्टून हो गए, चलो अब सो जाओ, वो नरमी से बोला। नहीं, मुझे और देखना है, प्रिया ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। यश ने एक गहरी सांस ली। उसने हमेशा एक समझदार, हमउम्र पत्नी का सपना देखा था, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन हकीकत में उसे ये मासूम, जिद्दी सी 15 साल की लड़की मिली थी, जो अपनी ही दुनिया में मग्न रहती थी। मगर उसकी मासूमियत ने यश के दिल में खास जगह बना ली थी। ठीक है, देख लो कार्टून, यश ने कहा और फिर अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद अचानक लाइट चली गई। प्रिया डर के मारे उछलकर यश की गोद में आ बैठी। यश घबरा गया। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास ही रहना चाहती हूं, वो कांपती आवाज में बोली। यश ने मोबाइल की टॉर्च जलाई ताकि कुछ रोशनी हो जाए। प्रिया का चेहरा उसके कंधे के पास था और उसकी नजदीकी ने यश को बेचैन कर दिया। प्रिया, प्लीज, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, थोड़ा दूर हो जाओ, यश ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो फिर से जिद पर अड़ गई। यश अपने जज्बातों को बड़ी मुश्किल से काबू में रख पाया। वो जानता था कि प्रिया अब भी एक मासूम बच्ची है, जो उसकी शिद्दत को समझ नहीं सकती। कुछ देर बाद लाइट आ गई। यश ने राहत की सांस ली। अब तो हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। प्रिया उसकी गोद से उतरकर साइड में बैठ गई, लेकिन यश का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। यश गहरी सांस लेकर वापस अपने काम में लग जाता है। वह ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ था और उसकी पूरी तवज्जो स्क्रीन पर थी। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और दादाजी और मीर शाह अंदर आते हैं। उन्हें देखकर यश चौंक जाता है और फौरन खड़ा हो जाता है। बाबा जान, दादा जान, आप यहाँ, प्लीज बैठिए, वह उनके पास बढ़ता है। दादा जान और मीर शाह खामोशी से सोफे पर बैठ जाते हैं। यश उनके लिए पानी मंगवाता है और खुद भी पास बैठ जाता है। मीर शाह की गहरी नजरें और दादा जान की खामोशी यश को बेचैन कर रही थीं। यश, तुम क्या कर रहे हो? एक लड़की के लिए तुम हम सबको छोड़ रहे हो? मीर शाह ने सवाल किया। बाबा जान, वह लड़की सिर्फ एक लड़की नहीं, वह अब मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, यश ने दृढ़ता से जवाब दिया। मत कहो कि वह तुम्हारी बीवी है, वह वनी के तौर पर आई है। उसके बाप ने तुम्हारे चाचा को कत्ल किया है, क्या तुम यह भूल गए हो? दादा जान ने सख्त आवाज में कहा। यश का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। दादा जान, मैं कुछ भी नहीं भूला, सब कुछ याद है, हर बात, हर जख्म। लेकिन यह भी याद है कि वह मासूम लड़की कातिल नहीं है, उसका बाप कातिल है। मैं हमेशा वनी की रस्म के खिलाफ था। मैंने आप सभी से पहले ही कह दिया था कि मुझसे उम्मीद न रखिए कि मैं इस रस्म को निभाऊंगा। फिर भी आपने जबरदस्ती मेरा निकाह मुझसे 15 साल छोटी लड़की से करवा दिया। अब जब यह सब कुछ आपकी मर्जी से हुआ है, तो अब मेरे फैसलों के साथ चलना पड़ेगा, वरना ये बिजनेस और सब कुछ भी मैं छोड़ दूंगा। उसके सख्त और ईमानदार लहजे ने ऑफिस में खामोशी भर दी। वह यश, जो हमेशा उनके हर आदेश के आगे सिर झुका देता था, आज उन्हें खुलकर जवाब दे रहा था। दादा जान को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही यश है। दादा जान थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, देखो बेटा, गुस्से में इस तरह के फैसले नहीं होते, हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन प्रिया और तुम हवेली वापस आ जाओ। नहीं दादा जान, मैं प्रिया पर और जुल्म नहीं होने दूंगा। वह सिर्फ 15 साल की है। आपने उसकी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा और उसे नफरतों का निशाना बना दिया। कम से कम उसकी उम्र बढ़ने का इंतजार कर लेते, फिर नफरत कर लेते। अभी वह शादी का मतलब भी नहीं जानती,
नफरतों का मतलब भी नहीं जानती, और आप लोगों ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। जब तक मैं जिंदा हूं, उस पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। उसकी आवाज में वह तीव्रता थी जो दादा जान और मीर शाह को चुप कर गई। बेटा, हम तुम्हारी बात समझते हैं। हम कोई हल निकालेंगे, लेकिन तुम हवेली वापस आ जाओ। मीर शाह ने भी समझाने की कोशिश की। जब आप लोग कोई हल निकाल लेंगे और प्रिया के साथ इंसाफ करेंगे, तब मैं वापस आऊंगा, उससे पहले नहीं, यश ने दृढ़ता से कहा। दादा जान और मीर शाह एक दूसरे को बेबसी से देखते हैं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर दोनों धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। यश एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर गिर जाता है। उसके दिल में दुख और गुस्सा दोनों थे, लेकिन उसने यह फैसला कर लिया था कि अब वह प्रिया के हक के लिए हर हद से गुजर जाएगा। वह ऑफिस से थका हारा वापस आया, और जब दरवाजा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर प्रिया पर पड़ी, जो नीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। वह अपनी सादगी और मासूमियत में साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। यश एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रह गया, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई हसीन ख्वाब आ गया हो। वह कदम कदम चलते हुए उसके पास पहुंचा और बिना सोचे समझे उससे पूछ बैठा, ये साड़ी तुम्हारे पास कहां से आई? मैंने तो नहीं दी तुम्हें। प्रिया ने जवाब दिया, मुलाजिम सकीना आंटी की बेटी है ना, वह लेकर आई थी। तो मैंने कहा, मैं भी पहनकर देखती हूं, मुझे बहुत पसंद आई। उसके लहजे में मासूमियत थी। यश सिर पकड़ के रह गया। फिर अचानक प्रिया की साड़ी, जो ठीक से बंधी नहीं थी, खुलकर जमीन पर गिर गई। प्रिया का नाजुक और नन्हा वजूद यश के सामने था। वह चौंक कर उसे गहरी नजरों से देखने लगा। प्रिया तुरंत शर्मिंदी होकर साड़ी उठाने लगी। मुझे साड़ी ठीक से पहननी नहीं आती, प्लीज मेरी मदद कर दो ना, यश, वह मासूमियत से बोली। यश ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं कैसे मदद कर सकता हूं, मुझे नहीं आती। वह बच्चों की तरह पिकार लगा। फिर प्रिया ने कहा, तो फिर आप मुझे सिखाकर पहनवा दो, मुझे नहीं पहननी आ रही। यश उसकी जिद के आगे हार कर आगे बढ़ा। ठीक है, रुको। उसने अपना फोन निकाला और साड़ी बांधने का तरीका देखने लगा। यश के दिल में एक जज्बाती तूफान मच रहा था। प्रिया के करीब होने से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह उस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन उसने जानबूझकर खुद को रोका, क्योंकि वह जानता था कि प्रिया अभी बहुत छोटी है और उसकी शिद्दत को वह नहीं सह पाएगी। उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और साड़ी को ठीक से उसे पहना कर दिया। वह कयामत सी लग रही थी। नीले रंग की साड़ी में वह एक मुकम्मल हसीन ख्वाब की तरह नजर आ रही थी। यश उसे देखता ही रह गया। आखिर इतना रूप कहां से लाती हो? उसने कहा। बताओ, कैसी लग रही हूं? प्रिया ने पल्लू को लहराकर बच्चों की तरह खुश होकर पूछा। बहुत हसीन लग रही हो, यश ने बेइख्तियार होकर कहा, और फिर उसे सीने से लगा लिया। यश ने उसके माथे पर एक बोसा दे दिया। प्रिया अब बेहद खुश नजर आ रही थी। वह आगे बढ़कर यश को गले लगाकर उसके माथे पर बोसा दे गई। यश हक्का बक्का रह गया। उसकी इस जसारत पर अचानक एक शरारत सूझी और वह शिद्दत से प्रिया के करीब झुक गया। चलो, अब ऐसे भी करो, वह मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, ऐसे दर्द हुआ है मुझे, प्रिया मासूमियत से मुंह बनाकर बोली और अपने होठों को सहलाने लगी। वो मुस्कुराकर उसे खुद में खींच लिया। यश जानता था कि इस वक्त उसकी मासूमियत और उसका बचपन ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। बिजन के कमरे का माहौल खांसी सर्द और दबाव से भरा हुआ था। दादा जान, मीर शाह और हवेली के बाकी बुजुर्ग अपनी जगह पर सर झुकाए खामोशी से बैठे थे। बिजन के चेहरे पर उलझन, गुस्सा और बेबसी का खौफ था। उनकी आंखों में वही शोले जल रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यश इस हद तक जा सकता है। ये वही यश है जो हमेशा मेरी हर बात मानता था, और अब तुम लोग उसे मनाने के लिए उसके ऑफिस तक गए, लेकिन वह फिर भी वापस नहीं आया। आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने? क्या बात है जिसने उसे उस हद तक बदल दिया है? दादी, अब हमें इस हकीकत को स्वीकार करना होगा, मीर शाह ने कहा। यश ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक हम प्रिया के साथ अपना रवैया ठीक नहीं करते, वह इस घर में कदम नहीं रखेगा। हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना यह मामला और बढ़ सकता है। बिजन ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। इसका मतलब है कि हमें उस लड़की के सामने झुकना पड़ेगा।
जो वनी की रस्म के तहत इस घर में आई थी और जिसका पिता हमारे खानदान का खून बहा चुका है। मीर शाह ने जवाब दिया, बिजन, वह हमारे खानदान का एकमात्र चश्मो चिराग है। अगर वह हमसे और दूर हो गया तो उसे वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। दादाजान, जो अब तक चुप थे, अपनी छड़ी पर झुके हुए सर को उठाकर धीमी आवाज में बोले, मीर शाह सही कह रहा है। यश को खोना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें उसकी बात माननी होगी, वरना यह मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। बिजन ने कुछ देर के लिए सोचा, जैसे अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रहे हों। फिर उसने कहा, ठीक है, यश को संदेश भेज दो कि हम उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। प्रिया के साथ अब कोई ज्यादती नहीं की जाएगी और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो इस घर की बहू के साथ किया जाता है। उसे बताओ कि वह वापस आ जाए। ये कहकर बिजन अपनी जगह से उठ गई। उसकी आंखों में अभी भी गुस्से के भाव थे, लेकिन वह इस समय हालात के आगे झुकने पर मजबूर नजर आ रही थी। फार्म हाउस का खामोश और शांत माहौल यश और प्रिया को और करीब ला रहा था। प्रिया, जो पहले एक मासूम और जिद्दी लड़की थी, अब यश के साथ रहते हुए धीरे धीरे समझदार हो रही थी। यश के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत के जज्बात पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो गए थे। अभी भी वे दोनों बेड पर साथ लेटे थे। यश ने उसे नरमी से गले लगाया और वह अपनी बातों में खोई हुई थी। प्रिया की मासूमियत हमेशा यश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आती थी। यश, मुझे बेबी चाहिए, प्रिया अचानक बोली। बेबी क्यों चाहिए तुम्हें? यश ने हैरान होकर पूछा। प्रिया ने जवाब दिया, सकीना आंटी की बेटी भी मेरी जितनी है, उसकी भी शादी हुई है और उसका एक बेबी है। वह बहुत छोटा और प्यारा है, इसलिए मुझे भी बेबी चाहिए। यश मुस्कुराया और कहा, अच्छा तो तुम्हें बेबी चाहिए? उसकी मुस्कुराहट में थोड़ी शरारत भी थी। हाँ, प्रिया ने सिर हिलाकर कहा। चलो फिर, बेबी लाने के लिए जो कहूंगा वह करना पड़ेगा। यश ने नरमी से उसके बालों को छुआ और मुस्कुराया। ठीक है, प्रिया ने मासूमियत से बोला। यश ने गहरा मुस्कुराया। चलो फिर, मेरे करीब आओ। प्रिया थोड़ी शर्माते हुए यश के पास आई। यश ने अपनी आंखें बंद करके शांति से कहा, इन दूरियों को मिटा दो प्रिया। वह थोड़ा झिझकी, लेकिन यश की मोहब्बत और विश्वास ने उसे आत्मविश्वास दिया। वह धीरे धीरे यश के करीब आई और उसने सारी दूरियां मिटा दीं। यश की धड़कनें तेज हो गईं। प्रिया के करीब होने से उसके जज्बात का बांध टूटने लगा था। फिर अचानक प्रिया ने शिद्दत महसूस की और वह ससकने लगी। यश ने तुरंत पीछे हटते हुए खुद को कोसने लगा। उसने फौरन प्रिया को गले लगाया और उसके आंसू साफ किए। बस, अब कुछ नहीं करूंगा, रोना बंद करो प्रिया, उसने नरमी से कहा। यश, मुझे दर्द हुआ था। प्रिया हिचकियों के साथ रो रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। यश ने उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, मैं वादा करता हूं, अब ऐसा नहीं होगा। वह प्रिया को और संभालते हुए अपने करीब ले आया और उसके बालों को सहलाने लगा। प्रिया के आंसू थम गए, लेकिन यश की बेचैनी बढ़ने लगी। वह अपने जज्बात और मोहब्बत को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो प्रिया की नजदीकी में मचलते थे। दूसरे दिन यश ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी और प्रिया बेड पर बैठी उसे देख रही थी। यश ब्लैक शर्ट में खासा मसरूफ और हैंडसम लग रहा था। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर बाबा जान का नाम देखकर उसने फोन उठाया। जी बाबा जान, खैरियत? यश ने फोन कान से लगाया। यश बेटा, हम सब ने फैसला किया है, मीर शाह की गहरी आवाज सुनाई दी। तुम और प्रिया अब किसी भी तरह की जबरदस्ती या ज्यादती का सामना नहीं करेंगे। बिजन ने प्रिया को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया है। हम सब उसे अपना चुके हैं। तुम दोनों अब वापस आ जाओ। यश ने हैरान होकर कहा, यह सब अचानक कैसे हुआ? बिजन कैसे मान गई? मीर शाह ने कहा, यह सब तुम्हारी जिद और प्रिया के लिए तुम्हारी मोहब्बत को देखकर हुआ है। हमें एहसास हो गया है कि प्रिया हमारी बहू है और उसे वही सम्मान मिलना चाहिए जो एक बहू को मिलता है। अब कोई मसला नहीं होगा। यश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है बाबा जान, मैं कुछ दिनों में प्रिया के साथ हवेली वापस आऊं। मीर शाह ने कहा, यही बेहतर है बेटा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। फोन बंद करते हुए यश ने एक नजर प्रिया पर डाली, जो खामोशी से उसे देख रही थी। बाबा जान का फोन था,
वे चाहते हैं कि हम हवेली वापस जाएं। सबने तुम्हें अपना लिया है। यश ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से कहा। प्रिया ने खुशी से पूछा, सच? सबने मुझे कबूल कर लिया है? हाँ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, यश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी की झलक आ गई। यश ने नरमी से उसके करीब जाकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। अब बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, हम जल्द ही वापस चलेंगे, उसने चुपचाप कहा। प्रिया ने सिर हिलाया और वह अपने काम की तैयारी में फिर से मसरूफ हो गया। उसके चेहरे पर अब सुकून और खुशी के संकेत साफ दिख रहे थे। वह भी अपनों से मिलने के लिए बेताब था। दोपहर का वक्त था और हवेली के दरवाजे पर गहमा गहमी थी। मुलाजमीन गुलाब के फूलों की माला हाथों में लिए खड़े थे और हवेली के बड़े दरवाजे को रंगीन फूलों से सजाया गया था। दरवाजे के पास दादा जान, बी जान, मीर शाह और चाची जान खड़े थे, जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी हुई थीं। सभी को मालूम था कि आज 3 महीने बाद यश और प्रिया वापस आ रहे हैं और यह लम्हा उनके लिए खुशियों का कारण था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे के पास रुकी, यश ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वह स्याह शलवार कमीज में हमेशा की तरह काफी आकर्षक लग रहा था। प्रिया भी धीरे धीरे बाहर निकली, आसमानी रंग के कपड़े में और बच्चों जैसी मासूम मुस्कान के साथ। मुलाजिमीन ने उन दोनों पर गुलाब के फूल निछावर किए और हवेली का माहौल खुशबू से महक गया। दादा जान ने आगे बढ़कर यश को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और गर्व का मिलाजुला एहसास था। बेटा, तुम्हारे वापस आने से हवेली की रौनक लौट आई है, दादा जान ने भावुक होकर कहा। यश ने धीरे से दादा जान के हाथ थामे और कहा, आपकी दुआ है दादा जान। फिर बीजान ने भी आगे बढ़कर दोनों को प्यार और दुआ दी। मीर शाह ने भी मुस्कुराते हुए यश को गले लगा लिया। प्रिया के चेहरे पर खुशी और हैरानी के मिलेजुले भाव थे। वह मुस्कुराते हुए सबका स्वागत कर रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक साफ दिख रही थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही मुलाजिमीन ने रास्ते में फूल बिछा दिए थे और हर तरफ मोहब्बत और अपनत्व का माहौल था। प्रिया यश के साथ चलते हुए कभी हवेली को देखती, कभी लोगों की मुस्कुराहटों को। वह दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये खुशियां हमेशा कायम रहें। जल्द ही सब लोग दस्तरख्वान पर बैठ गए। खाने की मेज रंग बिरंगे खानों से सजी हुई थी। सबने हंसी मजाक के बीच खाना खाया। प्रिया हर किसी से खुशी खुशी बात कर रही थी और यश उसे देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसका फैसला सही साबित हुआ। वे हवेली में कई महीनों से थे। सबका रवैया प्रिया के साथ अब बदल चुका था। वह हवेली में उड़ती तितलियों की तरह इधर उधर घूमती रहती थी, लेकिन कोई उसे रोकता नहीं था। बी जान भी अब अपना दिल साफ कर चुकी थीं, क्योंकि वह अपने पोते को इस वजह से खोना नहीं चाहती थीं। यश जब ऑफिस से लौटा तो दादा जान ने उसे बुलाया। यश चुपचाप उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ। दादा जान अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक गंभीरता के साथ हल्की सी मुस्कान थी। आओ बेटा, बैठो, दादा जान ने मोहब्बत से कहा। यश सोफे पर बैठते हुए उन्हें आदर से देखा। जी दादा जान, आपने मुझे बुलाया? यश, तुम जानते हो कि यह खानदान तुम्हारे दम से कायम है। तुम हमारे इकलौते वारिस हो और हम चाहते हैं कि यह विरासत तुम्हारी नस्ल तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि तुम हमें एक पोते की खुशी दो, दादा जान ने सीधे लहजे में कहा। यश थोड़ा चौंक गया और फिर गहरी सांस ली। दादा जान, प्रिया अभी बहुत छोटी है, वह सिर्फ 15 साल की है। मैं जानता हूं कि वह इस जिम्मेदारी को नहीं समझ सकती, दादा जान ने कहा। बेटा, एक लड़की 13 साल की उम्र में बालिग हो जाती है, यह एक कुदरती बात है। प्रिया तुम्हारे साथ बहुत जुड़ी हुई है। अगर तुम उसे प्यार और नरमी से समझाओ तो वह तुम्हारी बात मान लेगी। हमें यकीन है कि वह तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देगी। यश थोड़ा परेशान हुआ, उसका चेहरा गंभीर था। दादा जान, मैं प्रिया को समझाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इस मामले को जल्दी नहीं सुलझाना चाहता। वह मेरे लिए कांच की गुड़िया की तरह है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से उसके दिल या जिस्म पर कोई बोझ आए। उसने सच्चाई से अपनी बात रखी। दादा जान ने फिर नरम लहजे में कहा, हमें मालूम है कि तुम उसे बहुत चाहते हो, लेकिन याद रखो कि यह खानदान, हवेली और विरासत की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
और इस जिम्मेदारी का सही तरीके से पालन तब होगा जब हमारी अगली नस्ल का वजूद होगा। यश ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है दादा जान, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने प्रिया के लिए कई ख्वाब देखे थे। वह चाहता था कि प्रिया की तालीम मुकम्मल हो और वह नहीं चाहता था कि कोई भी फैसला उसकी मासूमियत को नुकसान पहुंचाए। लेकिन दादा जान की इच्छा और खानदान की उम्मीदों के आगे उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। यश का चेहरा उदास था जब वह कमरे में आया। उसकी चाल में वह ठहराव नहीं था जो हमेशा उसकी पहचान होती थी। प्रिया बेड पर बैठी मोबाइल पर कार्टून देख रही थी। जैसे ही उसने यश को देखा, मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, आप थके हुए लग रहे हो? यश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा परेशान हूं। प्रिया ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और उसके पास आकर बोली, आप परेशान क्यों हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। उसने यश का हाथ थाम लिया। यश उसके छोटे हाथों को देखता रहा और बोला, तुम्हें याद है, तुमने कहा था तुम्हें बेबी चाहिए? प्रिया की आंखें चमक गईं। हाँ, चाहिए ना, कब मिलेगा मुझे बेबी? यश ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर पूछा, तुम जानती हो बेबी कैसे आता है? प्रिया ने मासूमियत से कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो जानते हो ना, आप ही ले आइए। यश मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की चिंता छिपी थी। उसने कहा, प्रिया, बेबी तो लड़कियां ही पैदा करती हैं, कहीं से लाती नहीं हैं। प्रिया ने हैरानी से कहा, सच में? मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं क्यों पैदा करूं? आप करिए ना। यश उसकी बात पर मुस्कुरा दिया, फिर बोला, बीवी होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। प्रिया ने सोचा और कहा, अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं कर लूंगी, लेकिन ये होता कैसे है? यश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ये बातें तुम्हारे लिए अभी समझना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें वक्त दूंगा। जब तुम इन बातों को समझ सकोगी तब हम सोचेंगे। उसने प्रिया को सीने से लगा लिया। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है यश, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आप ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। यश ने उसके माथे को प्यार से चूमा और सोच लिया कि वो प्रिया पर कभी दबाव नहीं डालेगा। उसकी मासूमियत और भरोसे ने यश को अंदर से राहत दी, लेकिन वह दादाजी की पोते की चाहत की वजह से परेशान था। 1 साल बीत गया। आज प्रिया की 18वीं सालगिरह थी। यश की मोहब्बत ने उसे एक समझदार और खूबसूरत लड़की बना दिया था। यश ने 3 साल बड़ी मुश्किल से इंतजार किया था, जज्बातों को रोके रखा था। दादाजी और बीजान भी इंतजार कर रहे थे कि प्रिया 18 की हो जाए। जन्मदिन की पार्टी के बाद प्रिया ड्रेस बदलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और हाथों में लोशन लगा रही थी। यश अभी दोस्तों में था। तभी दरवाजा खुला और यश मुस्कुराता हुआ आया। उसने कहा, अब मेरा 3 साल का सब्र पूरा हो गया, अब तुम नहीं बचोगी। वह हंसते हुए प्रिया को बाहों में भरकर बेड की तरफ ले गया। प्रिया शर्माकर आंखें बंद कर गईं। यश ने लाइट्स बंद की और धीरे धीरे उसके पास आया। उस रात दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। 3 साल की दूरियां अब खत्म हो गई थीं। चांद भी उनके मिलन को देखकर बादलों की ओट में छुप गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।